हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्रेट रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के एक महारथी में से थे और रोमांटिक पोइट की जब बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ तो वो महारथी हैं जिनके बिना ये तो पूरा ही नहीं होने वाला है, जिनके चर्चा किए बिना ये पूरा ही नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को ही कवर करने वाले हैं इसके वीडियो में। और इस वीडियो में जो विशेष चीज़ें जो होने वाली हैं, मेन जो फोकस होने वाला है वो उनके बायोग्राफी का ही होने वाला है। और बायोग्राफी के साथ साथ हम लोग कुछ उनके वर्क्स को भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में सबसे पहले उनके बर्थ को लेकर के जो बात आती है, और ये सामान्यतः लगभग सभी लोग आप जानते ही होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 एट कोकरमॉथ ऑन द डेरवेंट इन कमरलैंड। फादर उनके जॉन वर्ड्सवर्थ थे जो कि एक अटॉर्नी थे एट कोकरमॉथ में ही, एंड एजेंट टू सर जेम्स लॉथर थे, एंड आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट अर्ल ऑफ लैंसडेल थे। इनकी मदर एनी कॉक्सन थी जो कि डॉटर थी विलियम कॉक्सन की। वर्ड्सवर्थ जो थे वो सेकेंड चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, यानी उनके पेरेंट्स के 5 चिल्ड्रन थे जिसमें से इनका दूसरा स्थान था। और इनके जो भाई बहन सिबलिंग्स थे वो रिचर्ड सबसे बड़े थे, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ स्वयं थे, उसके बाद डोरोथी थी और जॉन एंड क्रिस्टोफर थे। डोरोथी इनकी एकमात्र बहन थी और विलियम वर्ड्सवर्थ इनके बहुत क्लोज रहे और डोरोथी ने इन्हें बहुत सारी कविताओं को लिखने में इंस्पिरेशन के तौर पर सहयोग किया। डोरोथी स्वयं भी एक डायरी लिखने वाली थी और बहुत इंटरेस्टेड रहने वाली थी लिटरेचर में। चाइल्डहुड की जब बात करें तो एज अ चाइल्ड वो बड़ी स्टिफ थे, मूडी थे एंड वायलेंट टेम्पर के थे। 1778 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ और इनके ब्रदर रिचर्ड को भेज दिया गया ग्रामर स्कूल एट हॉक्सेट में, और जहाँ जा कर के वर्ड्सवर्थ बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने ही शब्दों में इस खुशी को व्यक्त भी किया है। उन्होंने लिखा है, स्कूल लाइफ वॉज हैप्पी वंस चीफली बिकॉज ही वॉज लेफ्ट एट लिबर्टी देन एंड इन द वेकेशंस टू रीड वाट एवर बुक्स आई लाइक्ड। वर्ड्सवर्थ को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और जब समर वेकेशंस स्कूल के दौरान इनको मिला और उसमें इन्होंने जो स्वतंत्रता पाई किताबों को पढ़ने की, उससे उनको बहुत अच्छा लगा और वो बड़ी प्रसन्न हुए, इसलिए स्कूल लाइफ को वो हैप्पी लाइफ मानते हैं। स्कूल लाइफ के दौरान ही वर्ड्सवर्थ ने कई कविताएं भी लिख दी और वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा, सम पोएम सच एज द समर वेकेशन एंड रिटर्न टू स्कूल एंड एन इरेगुलर सोनेट भी लिखा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ये सभी जो पोएम्स थे वो उस समय यूरोपियन मैगजीन में 1787 में पब्लिश हो गए थे। 1787 में पब्लिश हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और इन अक्टूबर 1787 वर्ड्सवर्थ वेंट टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में चले गए। सेंट जॉन्स कॉलेज में इनका एडमिशन करा दिया गया एंड वहाँ जाकर के उन्हें थोड़ी पढ़ाई में रुचि सी हुई और वे खुद कहते हैं कि ही डिड नॉट पे मच अटेंशन टू हिज स्टडीज़ एज परहैप्स ही कंसिडर्ड इट एज नैरो, डिसलाइक्ड पेटी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी की जो डिसिप्लिन को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो इन्हें पसंद नहीं आ रहे थे एंड वो फेल्ट जो महसूस करते थे वो एक फॉल ऑफ द एयर इल ट्यूटर्ड फॉर कैप्टिविटी, ये उन्होंने कहा है, ए फॉल ऑफ द एयर इल ट्यूटर्ड फॉर कैप्टिविटी। वैकेशंस इनको हमेशा से पसंद थे और उन्होंने जो वैकेशन मिला उसमें स्पेंट हिज फर्स्ट समर वैकेशन एट हॉक्सेट। पहला जो गर्मी की छुट्टी उन्होंने बिताया वो हॉक्सेट में ही बिताया और उसके बाद दूसरी जो लंबी छुट्टी वैकेशन आई वो टूर में उन्होंने निकाल दिया और डेवेडेल टू पेनरिथ ऐसे जगहों पर टूर करने चले गए। ही रैम्बल्ड विथ हिज सिस्टर डोरोथी एंड हर फ्रेंड मैरी हचिनसन जो आगे चलकर इनकी पत्नी बनी, और डोरोथी इनकी बहन थी जो इनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करती थी। मैरी हचिनसन वॉज हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ। यहाँ एक और बात स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि इसके पहले जो सबसे पहला जो स्कूल था वर्ड्सवर्थ का वो पेनरिथ में ही एक लोकल स्कूल था और वहाँ मैरी हचिनसन इनकी सहपाठी थी और बाद में इनकी पत्नी बनी। अपनी तीसरी और लंबी जो वैकेशन थी उसमें उन्होंने क्या किया
कि ही अंडरटूक ए पेडिस्ट्रियन टूर, यानी पैदल ही वो निकल गया। कहाँ निकल गए? थ्रू फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड इन द कंपनी ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड रॉबर्ट जॉन्स। रॉबर्ट जॉन्स के साथ वो टूर पर निकल गया। Wordsworth took his BA degree on January 27th, 1791 and left Cambridge. जनवरी 27 1791 को इनकी BA की डिग्री पूरा हो गई और ये फिर कैम्ब्रिज छोड़ दिए। आफ्टर BA he went to his uncle William Coxon at Hornsett near Norwich, वहाँ चले गए। और उसके बाद he went to London where he composed 3 sonnets and poems as the Reverie of Poor Susan। एक कविताएं उन्होंने लिखी। नवंबर 1791 में क्रॉस टू फ्रांस टू लर्न फ्रेंच सीखने के लिए 1791 में फ्रांस चले गए। और फ्रांस के एक शहर बॉलिश में ही मेट एनेटी वेलन, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, विथ हुम ही फेल इन लव एंड ही डिड नॉट मैरी हर बट सी बोर अ डॉटर इन 1792। 1792 में उनकी एक बेटी भी हुई एनेटी वेलन के साथ। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एनेटी वेलन से इनकी कभी विवाह नहीं हुआ था। बहुत बार ऐसा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सेकेंड वाइफ के तौर पर एनेटी वेलन को लेते हैं, बट एनेटी वेलन वॉज नॉट वर्ड्सवर्थ सेकेंड वाइफ, बट सी रिमेन्ड फॉर एवर एज अ गर्लफ्रेंड। When in 1792 Wordsworth returned to Paris, he was in a mood of joining the revolutionaries actively। 1792 में जब वो पेरिस लौटे फिर से, तो मूड में थे कि वो रिवोल्यूशनरीज जो उस समय एक्टिवली चल रहा था फ्रांस में, उसको वो ज्वाइन करना चाहते थे। बट ही कुड नॉट डू सो एज हिज गार्जियंस इन इंग्लैंड कट ऑफ हिज अलाउंसेस। उनके खर्चे बंद कर दिए गए, खर्चे मिलना बंद हो गए उनके गार्जियंस की तरफ से। उनके पेरेंट्स का डेथ तो पहले ही हो गया था और इस कारण वो नहीं ज्वाइन कर पाए रिवोल्यूशनरीज को। 1793 में अपीयर्ड हिज पोएम्स एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1793 में उनकी जो है सो 2 कविताएं आई, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1794 he went to the lakes and soon after went to Halifax to talk over his prospects with his sister Dorothy। अपनी बहन के साथ चर्चा करने के लिए वो 1794 में लेक्स डिस्ट्रिक्ट में वापस आ गए। इनको लेक पोएट भी कहा जाता है, ये भी बात आप लोग सब जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लेक पोएट किन्हें कहा जाता है तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और इनके साथ कॉलरिज को भी कहा जाता है एंड रॉबर्ट सदे को भी कहा जाता है। 1795 में ही रिसीव्ड अ लेजेसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ $900 लेफ्ट फॉर हिम बाय हिज फ्रेंड एंड एडमायरर रेजली कैल्वर्ट। एक इनके प्रशंसक थे और मित्र भी थे, रेजली कैल्वर्ट नाम के। इन्होंने इनको $900 का लेगेसी दे दिया। हु वाज, और ये जो रेजली कैल्वर्ट थे ये ब्रदर थे विलियम कैल्वर्ट का, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का स्कूल फेलो थे। एंड उसके बाद ही वेंट टू रेसेडॉन इन द साउथ ईस्ट ऑफ सॉमरसेटशायर टू लिव विथ हिज सिस्टर। ही रिमेंड हियर टिल जुलाई 1797। 1797 तक वो फिर वहीं रहे सॉमरसेटशायर में, जहाँ वो चले गए थे अपनी बहन डोरथी के साथ रहने के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रोट गिल्ट एंड सॉरो, और यहाँ उन्होंने कविताएं लिखी, गिल्ट एंड सॉरो कविता लिखी, एंड हिज ओनली ड्रामा द बॉर्डरर्स। उन्होंने एकमात्र ड्रामा लिखा था द बॉर्डरर्स, जो कि प्ले नहीं हो पाया था, एक्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि थिएटर वालों ने मना कर दिया था इनके प्ले को एक्ट करने से। लेकिन यह क्वेश्चन आता है कई बार कि विच वन वाज द ओनली ड्रामा रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉर्डरर्स। इन 1797 वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विथ डोरोथी मूव टू एल्फॉक्सटेन टू बी नियर टू कॉलरिज हु वाज लिविंग एट नेदरस्टॉली। तो वहाँ वो चले गए 1797 में अपनी बहन के साथ एल्फॉक्सटन में, और इसके बगल में ही कॉलरिज रहा करते थे, जो कि कॉलेज कहाँ रहते थे, नेदरस्टॉवे में रहते थे, और उसके बगल का ही क्षेत्र था एल्फॉक्सटेन, जहाँ वो अपनी बहन के साथ रहने के लिए चले गए। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ से जुड़ा हुआ और इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने मिलकर पब्लिश करवाया। क्या पब्लिश करवाया? लिरिकल बैलेट्स। और इसी के साथ रोमांटिसिज्म की स्टार्टअप माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है, बिगनिंग मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। और इसके बाद वर्ड्सवर्थ वेंट टू जर्मनी, और वो फिर जर्मनी चले गए थे इसके पब्लिकेशन के बाद। वर्ड्सवर्थ लाइक टू स्टे एट गॉसलर वेयर एज कॉलरिज मूव टू रेसबर्ग। यानी वर्ड्सवर्थ वहाँ गए, कॉलरिज भी साथ गए थे, लेकिन दोनों फिर अलग अलग रहे, दोनों एक साथ फिर वहाँ नहीं रहे। और वर्ड्सवर्थ ने वहाँ सम पोएम्स लिखा, जैसे रूथ, नटिंग, द पोएट्स एपिटैफ एंड द लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, उसको उन्होंने वहाँ लिखा। इन दिसंबर 1799 वर्ड्सवर्थ केम टू सेटल विथ डोरोथी एट डोव कॉटेज, टॉनसेट, ग्रासवेयर, वहाँ वो आ गए। एंड इन अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन हु प्रूव टू बी अ डिवोटेड वाइफ। 1802 में उन्होंने विवाह कर लिया मैरी हचिंसन से। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया कि वहाँ मैरी हचिंसन जो इनकी शुरुआती दिनों का जो स्कूल लाइफ था उसकी एक कह सकते हैं कि क्लासमेट थी, और इनकी कज़न भी थी, उससे उन्होंने विवाह कर लिया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज स्टे एट ग्रासमेयर वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड हिज ग्रेट फिलोसफिकल पोएम द रेक्लूस। और जब वो ग्रासमेयर में रह रहे थे तो उन्होंने जो सबसे उनकी जो रेक्लूस, जो कि हाउएवर कभी पब्लिश नहीं हो पाया, है ना, 3 पार्ट्स में उन्होंने लिखा, और इसका केवल सेकेंड पार्ट जो कि द एक्सकर्सन टाइटल के तौर पर पब्लिश हुआ, वही पब्लिश हो पाया। बाकी के जो फर्स्ट पार्ट कभी लिखा ही नहीं गया और थर्ड पार्ट भी कभी लिखा ही नहीं गया। अर्ली इन 1813 वर्ड्सवर्थ मूव टू अनदर प्लेस कॉल्ड राइडलमॉन्ट, हिज फेवरेट एंड लास्ट एबोर्ड। 1813 में वर्ड्सवर्थ चले गए राइडलमॉन्ट, जो कि उनका फेवरेट था और लास्ट एबोर्ड था। कॉलरिज की डेथ हो जाती है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है, 1847 में। एंड इन 1847 हिज डॉटर डोरा आल्सो डाइड। ठीक है, तो यहाँ 2 बातें आप लोगों को जान लेना है कि उनकी जो डॉटर थी डोरा, वो पहली पत्नी से थी, पहली पत्नी क्या, पत्नी से ही थी। और जो एक लूसी पोएम्स में जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, वो जो उनकी डॉटर थी वो उनकी एनेटी वेलन से थी। वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850 एंड ही वॉज बरीड इन द ग्रासमेयर चर्चयार्ड। अब पोइटिकल करियर की बात करते हैं वर्ड्सवर्थ का, तो पहले अर्ली पीरियड की बात करेंगे। व्हेन द पोएट अटेंडेड हॉक्सेड स्कूल, अर्ली पीरियड में, जिसमें द पोएम जो आया था समर वेकेशन एंड रिटर्न टू स्कूल। तो ये पोएम्स जस्ट उन्होंने लिखा था, उनको होमवर्क्स के तौर पर दिया गया था कि पोएम लिखना है, और उन्होंने द समर वेकेशन के बारे में लिखा। और दूसरी कविता उन्होंने खुद से लिख दी, रिटर्न टू स्कूल। द बेस्ट नोन पोएम्स ऑफ दिस पीरियड आर एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो 1793 में पब्लिश हुए थे। ये दोनों कविताएं फर्स्ट अर्ली पीरियड जो था वर्ड्सवर्थ का, उस दौरान की है। द पीरियड ऑफ ग्लूम, जो सेकेंड पीरियड था, वो उदासी का थोड़ा पीरियड माना जाता है, 1792 से 1797 तक चलता है। इसके दौरान उन्होंने लिखा गिल्ट एंड सॉरो। इट्स ऑब्जेक्ट इज पार्टली टू एक्सपोज द वाइसेस ऑफ द पेनल लॉ एंड द क्लैमिटीज ऑफ वॉर एज द इफेक्ट इंडिविजुअल्स। जो फ्रांस में जो हुआ और उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो फ्रांस की युद्ध शुरू हो गया, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट इतना था वर्ड्सवर्थ के माइंड में कि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे इन चीज़ों को देख करके, और उसी सब को व्यक्त करते हुए उन्होंने द पीरियड ऑफ जो ग्लूम था उसमें कुछ कविताएं लिखी। इसी पीरियड के दौरान उन्होंने लिखा द प्ले द बॉर्डर्स एंड डील्स विथ प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। और ये जो द बॉर्डर्स पोएम है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी को डील करता है। द ग्लोरियस डिकेड माना जाता है 1797 से 1807 तक। इसी दौरान उन्होंने पब्लिश करवाया द लिरिकल बैलेट्स को। पेटर बेल एक जो पोएम था, रिटेन एज अ रिप्लाई टू कॉलरिज द एंशिएंट मार्नर। एंशिएंट मार्नर जो कॉलरी ने लिखा था, उसी के जवाब में पेटर बेल लिखा गया था। और पेटर बेल पोएम जो लिखे थे वर्ड्सवर्थ, वो कॉलरिज को डेडिकेट करते हुए लिखे थे, मतलब कॉलरिज को ही लिखे थे। द फेमस लूसी पोएम्स जो है वो लिखा गया। द प्रिल्यूड ये जो कंपोज हुआ वो 1800 से 1805 तक, कहीं कहीं आपको 1798 से ही माना जाता है
तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसको लेकर के। 1798 कुछ मानते हैं, कुछ 99 से मानते हैं, लेकिन इसका फिनिशिंग को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 1805 में यह लिखना कंप्लीट हो गया था। हाउएवर इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, पोस्थमसली पब्लिश करवाया गया था। द पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स ऑफ 1807, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन उसके बाद आया, और आफ्टर 1807 वर्ड्सवर्थ्स पोइटिकल पावर्स विटनेस्ड अ डिक्लाइन। द एक्सकर्सन वाज द मेन वर्क ऑफ दिस पीरियड, और इसमें एक्सकर्सन जो है सो मेन था इनका। अब बात करते हैं कि वर्ड्सवर्थ के जीवन को किन सारे तत्वों ने या किन सारे मैन पर्सनालिटीज़, ग्रेट पर्सनालिटीज़ ने इम्प्रेस किया, अफेक्ट किया। तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपको इफ़ेक्ट उनके कई सारे पोएम्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जिनको डेडिकेट करते हुए भी इन्होंने कई पोएम्स लिखे। एस टी कॉलरिज जो इनके फ्रेंड्स थे, और गॉडविन भी एक फिलोसफर थे, उनका भी प्रभाव इन पर बहुत पड़ा। अदर फिलोसफर्स जो थे एंड थिंकर्स जैसे न्यूटन, लॉके, हार्टले, रूसो, कैंट एंड प्लेटोनिज्म, इन सभी का, प्लेटोनिज्म यानी प्लेटो की जो थियरी थी, उन सारी चीज़ों से इनके जीवन का बहुत सारा प्रभाव पड़ा। द प्रिल्यूड के बारे में कुछ जान लेते हैं। द प्रिल्यूड सब टाइटल इसका था एज द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, एज द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इसका सब टाइटल था। लेकिन जो शुरुआती दौर में लिखा गया था वो लिखा गया था ए पोएम टू कॉलरिज, इस नाम से। दिस इज अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। द प्रिल्यूड इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ वर्ड्सवर्थ द मैन। ध्यान देने वाली बात है कि एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, सेमी ऑटोबायोग्राफी भी लोग इसको बोलते हैं, लेकिन जो प्रिल्यूड है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। वर्ड्सवर्थ एक आदमी का नहीं, वर्ड्सवर्थ द मैन का नहीं, बल्कि वर्ड्सवर्थ द पोएट, यानी पोएट जो तौर पर वर्ड्सवर्थ है उनका अकाउंट है। एंड दिस पोएम वॉज रिटेन विथ अ प्रोफेस्ड एम ऑफ सेल्फ रिविलेशन एज वर्ड्सवर्थ रोड टू सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट जिनसे बड़ी प्रभावित थे, फ्रांस के थे, और बाद में मतलब एक रिवोल्यूशनरी थे और इनके संपर्क में आए थे, बहुत प्रभावित हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और उनको लिखते हुए वो बताते हैं कि इट इज़ नॉट सेल्फ कंसीट दैट हैज़ इंड्यूस्ड मी टू डू दिस बट रियल ह्यूमिलिटी। तो इस तरह से उन्होंने प्रिल्यूड के बारे में बताया। ठीक है, अब वर्ड्सवर्थ को अगर हम देखें तो एज अ पोएट ऑफ मैन है। वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर इज इक्वली द पोएट ऑफ मैन, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि वो नेचर के ही पोएट है, बल्कि वो आदमी के जीवन को भी, मानव जीवन को भी उतने ही तन्मयता से अपनी कविताओं में जगह देते हैं, और मानव जीवन की जो वेदना है, पीड़ा है, जो कमियां हैं, उसे भी वो स्वाभाविक तौर पर प्रदर्शित करते हैं अपनी पोएम्स में। इनफैक्ट इट वाज द फ्रेंच रिवोल्यूशन हु मेड वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ मैन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी था इनके जीवन में, और उन्होंने मैन को और नेचर को एक जैसा देखा और अपनी कविताओं में रस्टिक लाइफ को ट्रीटमेंट किया, यानी उनको भी वर्णित किया। इस तरह से हम विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन को संक्षेप रूप में जानते हैं। और मैं जानता हूं कि आई हैव सो मैनी डिफेक्ट्स इन दिस वीडियो, आप उसे इग्नोर करके जो अच्छी बातें हैं उसे आप अपने आप के लिए रखेंगे, जो आपको मिस्टेक है उसे आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के थ्रू। और अगर थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लगता है तो फॉर जस्ट द सपोर्ट you can subscribe and like this video, subscribe my channel and like this video. Thank you for watching. Thank you. Bye bye.